हेलो एवरीवन, वेलकम एट इजी प्रेप। उम्मीद कर रहा हूं कि आप अपने पुराने लेक्चर्स देखकर आए होंगे। देखिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सीक्वेंस के अंदर आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके सामने लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। सबसे पहले इस नाम का हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं कि सर ये जो नाम है इसका क्या मतलब है। देखिए, लीनियर होमोजीनियस की अगर हम लोग बात करें तो होमोजीनियस वर्ड इसलिए आया है क्योंकि यहां पर देखिए डेल एन है, यहां पर भी डेल एन है और आखिरी में भी डेल एन है, यानी कि सारी पावर्स जो है, सारे डेरिवेटिव्स जो है वो आपको सेम ऑर्डर के दिखाई दे रहे हैं। पार्शियल क्यों है वो तो ऑफ कोर्स z इज फंक्शन ऑफ x एंड y है, तो यहां पर x के रेस्पेक्ट में भी हो रहा है, y के रेस्पेक्ट में भी हो रहा है। nth ऑर्डर क्यों बोला गया, क्योंकि यहां पर पावर आपको यानी जो डेरिवेटिव है वो आपको nth ऑर्डर का दिखाई दे रहा है, इस वजह से हम इसे क्या बोल रहे हैं, लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो डेल z बाय डेल x है इसको तो मान लीजिए आप कैपिटल D, और अब जो आपके पास में दूसरी टर्म आ रही है डेल z डिवाइडेड बाय डेल y, इसको मान लीजिए आप d डैश। ऐसा मानने से आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कैसा बन जाएगा, a नॉट, यहां पर आ जाएगा आपके पास में डेल n, और यहां पर आप लिख सकते हो z प्लस ये बन जाएगा a1, यहां पर आ जाएगा आपके पास में, देखिए यहां पर xn-1 है तो आप इसको भी लिखेंगे n-1, और यहां पर आएगा d डैश, ये आ गया आपके पास में z प्लस लास्ट में अगर आप देखेंगे तो ये आएगा a n, यहां पर आ जाएगा आपके पास d डैश n इक्वल्स टू f x कॉमा y। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सर z को बाहर ले लीजिए, ये बन जाएगा आपके पास में a नॉट डेल n प्लस a1 dn-1 d डैश प्लस ए एन डी डैश एन, यहां पर आ रहा बच्चे z इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सिलरी इक्वेशन। एक्चुअल में जो पूरी कहानी है, जब आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ फाइंड करोगे, इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाता है उसमें आपके सामने z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई आता है। तो जब आप सी एफ फाइंड करेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, और पी आई एक पर्टिकुलर इंटीग्रल है, तो ये जो सी एफ आपके पास में फाइंड किया जाता है उसकी पूरी कहानी जो होती है इसी ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स पर डिपेंड करती है। आप कहेंगे सर इट इज डिपेंड ऑन रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स में देखेंगे कैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है, कैसे उसके रूट्स फाइंड किए जाएंगे, और किस तरीके से उसके लिए CF दिया जाएगा। मैंने यहां पर आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल, लाइक एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रखा है, जिसमें मैंने एक केस कंसीडर किया जिसमें आपके पास डेल टू जेड डेल एक्स टू सेकेंड ऑर्डर दिखाई दे रहा है, डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई, डेल टू जेड डेल वाई टू। सेम प्रोसेस यहां पर आपने क्या पुट कर दिया होगा, सर यहां पर हमने पुट कर दिया होगा डेल जेड बाय डेल एक्स इक्वल्स टू डी। अच्छा, ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं ना, तो यहां पर डेल जेड बाय डेल एक्स के बजाय आप इसको अगर ऐसा लिखेंगे डेल बाय डेल एक्स, तो वो उल्टा ज्यादा सही बात होगी, क्योंकि जेड को तो आपने बचा के रख रखा है ना, जेड को अगर आप देखेंगे तो आपने जेड को तो बचा के रख रखा है, तो ज्यादा बेहतर पॉइंट आपको ये दिखाई देगा। तो हमने कहा फिर यहां पर भी कुछ ऐसा ही करते हैं, सर जेड को हटा देते हैं। मैंने कहा बिल्कुल हटा दो। तो आप देखेंगे कि ये बन रहा है डेल बाय डेल एक्स इक्वल्स टू डी, और दूसरा जो पॉइंट होगा आपके पास में वो बन जाएगा डेल बाय डेल वाई इक्वल्स टू डी डैश। अभी परफेक्ट है। जैसे ये सब्सटीट्यूशंस आप पुट करेंगे, यहां पर डेल टू जेड डेल एक्स टू दिखाई दे रहा है, तो डेल टू है तो डी स्क्वायर हो जाएगा, यहां एक्स और वाई दोनों के रेस्पेक्ट में तो डी डी डैश आ जाएगा, यहां पर वाई स्क्वायर के रेस्पेक्ट में तो डी डैश स्क्वायर बन जाएगा। ये आपके बन गए बच्चे ऑक्सिलरी इक्वेशन। हमने कहा अब क्या करना है, मैंने कहा इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो डी आपके पास में आएगा उसको तो पुट कर दीजिए m, और जो डी डैश आपके पास में आ रहा है उसको पुट कर दीजिए 1। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन कुछ ऐसी आपको दिखाई देगी, और अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद में आपके पास में जो रूट्स है, यदि रियल एंड डिफरेंट आते हैं, अलग अलग तरह के आ सकते हैं, यदि रियल एंड डिफरेंट आते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो CF दिया जाएगा वो दिया जाएगा F1 y प्लस M1 x। सर M1 कौन है, इसका रूट आएगा।
प्लस F2 y प्लस M2x M2 कौन है, वो भी इसका रूट है। सर मान लीजिए अगर रूट्स हमारे पास में इक्वल आ रहे हो और रिपीटेड, इक्वल आ रहे हो और पर रियल आ रहे हो, तो हमने कहा ऐसी कंडीशन में यहां पर जो सॉल्यूशन दिया जाएगा वो दिया जाएगा F1 y प्लस mx प्लस यहां एक x आ जाएगा और सेम y प्लस mx। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर इस बात को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपके सामने एक एग्जाम्पल अवेलेबल है। हमने कहा ठीक है सर, इसके अंदर सब कुछ पहले से सेट करके दिया उन्होंने इक्वल्स टू 0, तो हमें क्या करना है बेटा, यहां पर CF फाइंड करना है। तो मैंने कहा सर देखिए, सबसे पहले आप इसके अंदर पुट करेंगे पुट d इक्वल्स टू m एंड d डैश इक्वल्स टू 1। इतना पुट करने के बाद में आप देखेंगे इक्वेशन कैसी बन गई सर, ये बन गया m³ माइनस 4m स्क्वायर प्लस 3m इक्वल्स टू 0, है ना। हम सिर्फ इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सेलेक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है सर, इसमें से m कॉमन आता दिखाई दे रहा, मैंने कहा बिल्कुल दिखाई दे रहा, तो ये बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अगर आप इस बचे हुए हिस्से को सॉल्व करने जाएं तो यहां पर आएगा m स्क्वायर माइनस इसको रख सकते हैं 3m माइनस m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। m हमने ले लिया यहां पर आ गया m, अगर कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा m माइनस 3 माइनस 1, यदि कॉमन ले लिया तो m माइनस 3 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा आपके पास में 0। ये आ गया m। अब देखिए यहां पर m माइनस 3 आ गया और यहां पर आ गया m माइनस 1 इक्वल्स टू में 0। अल्टीमेटली यदि आप देखेंगे तो m बराबर 0, इसी तरीके से m माइनस 1 इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 1, इसी तरीके से बच्चे m माइनस 3 इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 3। कुछ इस तरीके का हमारे सामने केस आ रहा है। तो मैंने कहा सारे रूट्स आ गए, सारे रूट्स आ गए, तो अगर आप सॉल्यूशन लिखने जाएंगे लाइक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर आप लिखने जाएंगे तो देखिए आपको यहां पर बताया गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, c1 y प्लस m1x। तो आपने यहां पर लिखा c1 f ऑफ y प्लस m1 कितना है बच्चे 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय x प्लस c2 f2 y प्लस m2 किसी को भी मान लीजिए, 1 को मान लीजिए, प्लस c3 f3 y प्लस 3x। तो जिस फॉर्मेट में यहां पर हमें लिखना सिखाया गया है बिल्कुल सेम फॉर्मेट को, कांस्टेंट हमने एडिशनल लिख दिए, ये कांस्टेंट्स नहीं रहेंगे, कांस्टेंट्स को यहां से निकाल लो। जिस फॉर्मेट में हमें लिखना सिखाया गया था बिल्कुल उसी फॉर्मेट के अंदर हमने क्या कर दिया, इस CF को यहां पर मेंशन कर दिया। और मुझे नहीं लगता कि भाई किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत होगी, तो बहुत ही आसान सा फॉर्मेट है और बड़ी आसानी से आप यहां पर CF लिख सकते हैं। मतलब पूरा जो गेम आप देख पा रहे हो वो सारा का सारा गेम रूट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। यहां पर जो रूट्स आपके सामने आए हैं उन रूट्स के अंदर आपने क्या ऑब्जर्व किया कि सर रूट्स मेरे पास में रियल है और डिस्टिंक्ट है। सर क्या हो कि अगर रूट्स रिपीटेड बन जाए, तो मैंने कहा देखिए रूट्स अगर रिपीटेड बन जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में एक और एग्जांपल मैंने यहां पर कंसीडर कर रखा है, इसमें डायरेक्ट ऑक्सिलरी दी नहीं गई है, तो आपको मानना पड़ेगा डेल बाय डेल एक्स इक्वल्स टू, तो मान लीजिए कैपिटल D, और यहां पर मान लीजिए डेल बाय डेल वाई इक्वल्स टू डी डैश। ऐसी कंडीशन में ये क्या बन जाएगा, ऐसी कंडीशन में ये बन जाएगा सर डी स्क्वायर जेड माइनस 4d डी डैश जेड प्लस 4d स्क्वायर, ये आएगा आपके पास में डी डैश क्योंकि y के रेस्पेक्ट में, तो डी डैश स्क्वायर z इक्वल्स टू 0। हमने कहा ठीक है सर। अब देखिए यहां पर आ गया डी स्क्वायर माइनस 4d डी डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर z इक्वल्स टू 0। बेस्ट है, हमने कहा सर बिल्कुल बेस्ट है। अब क्या करें, अब देखिए इसके फैक्टर्स आपको करने की जरूरत है। हमने कहा सर इसके फैक्टर्स की यदि हम बात करेंगे तो कैसे किए जाएंगे इसके फैक्टर्स। पहले आप पुट कर दीजिए d इक्वल्स टू m, ये तो पुट करना जरूरी है ना, एंड d डैश इक्वल्स टू 1। हमने पुट कर दिया तो ये बन गया m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 बराबर 0। अब हमने कहा सर ये बन गया m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 2m प्लस 4 बराबर 0। हमने m यहां से कॉमन ले लिया तो ये बन गया m माइनस 2, यहां से 2 हमने कॉमन ले लिया तो ये भी बन गया m माइनस 2 बराबर 0। देखिए ये m माइनस 2 का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है हमें तो साफ साफ, हमने कहा बिल्कुल सर सही दिखाई दे रहा है आपको, तो ये क्या बन जाएगा m इक्वल्स टू 2 कॉमा m इक्वल्स टू 2।
तो जो दोनों वैल्यूज आ रही है वो रियल आ रही है और कैसी आ रही है, रिपीटेड आ रही है। तो हमने कहा ठीक है सर, ऐसी कंडीशन में अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने जाओगे तो कैसे दोगे, f यहां पर क्या आने वाला है आपके पास में, y प्लस m1, तो आपने बोला सर ये तो 2x ही आएगा, हमने कहा ठीक है सर, फिर आएगा प्लस, यहां पर एक आ जाएगा x और ये आ जाएगा आपके पास में y प्लस अगेन 2x, ये f2 बोल दो, ये f1 बोल दो। मेरे ख्याल से इतनी बात आप सबको क्लियर है, एक बार आप स्क्रीन पर देखकर बता दीजिए कि हाँ सर यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की साइड। यहां तक का जो पॉइंट है वो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी पर्टिकुलर इंटीग्रल के ऊपर कि सर यदि पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना हो तो किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। मैंने कहा देखिए ये बोल रहा है पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए सबसे पहले ये जो पार्ट आपके पास में आ रहा है एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश, इसको आप भेज दीजिए उधर, हमने कहा भेज दिया सर। उसके बाद में देखिए कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स कॉमा वाई है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है। मैंने कहा सर देखिए यहां से देखकर हमें लग रहा है कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है ये ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई है। हमने कहा ठीक है सर, आपको क्या करना है कि ये जो डी है इसकी जगह पुट कर देना है ए, ये जो डी डैश है इसकी जगह पुट कर देना है बी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमने कहा ठीक है सर, अगर एग्जाम्पल से इस बात को समझ ले तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से ये पॉइंट हमें समझ में आएगा। तो हमने कहा सर देखिए ये क्वेश्चन है, जब आप इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पुट करना होता है डी डेल बाय डेल एक्स, इसको तो पुट कर दीजिए डी, एंड डेल बाय डेल वाई, इसको पुट कर दीजिए डी डैश। हमने कहा ठीक है सर, ऐसा पुट करने के बाद में क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा डी क्यूब जेड माइनस 3 डी स्क्वायर डी डैश प्लस 4 डी डैश क्यूब। और ये जो z है इसको आखिरी में एक ही बार लिख देते हैं, बार बार लिखने की क्या जरूरत है। हमने कहा ठीक है सर एक बार लिख दो, ये आ गया z इक्वल्स टू ई एक्स प्लस 2y, पहला पार्ट। हमने कहा कि सर अब क्या करना है, मैंने कहा पहले CF फाइंड करना है, तो आप लिखेंगे फॉर CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। हमने कहा CF के लिए क्या करेंगे, तो CF के लिए देखिए आपको इसके अंदर ये जो दिया गया है डी क्यूब माइनस 3 डी स्क्वायर डी डैश प्लस 4 डी डैश क्यूब इक्वल्स टू को जीरो करना है, और यहां पर पुट करेंगे डी बराबर स्मॉल एम एंड डी डैश बराबर 1। जैसे आप पुट करेंगे ये बन जाएगा आपके पास में एम क्यूब माइनस 3 एम स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। मैंने कहा यहां पर कुछ सेटिस्फाइड होता दिखाई दे रहा है, तो आपने बोला सर एक बार m बराबर -1 पुट करके देखो, ये इसे बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। तो -1 जैसे आप पुट करेंगे ये बन जाएगा -1 का क्यूब, -3 ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 4। जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो सिंप्लीफाई करने से क्या आ रहा है आपके पास में सर, सिंप्लीफाई करने से आ रहा है -1 -3 प्लस 4, तो इट इज मतलब ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड हो रहा है। तो आपके पास में ये बन गया m प्लस 1, इसका एक रूट है। मैंने कहा अब आगे आगे आपके पास में डिवाइड करके इसको पूरा सॉल्व करने का तरीका है, तो हमने कहा सर इसको डिवाइड कर देते हैं m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4, और इसको सॉल्व करके देखिए तो हमें यहाँ पर m क्यूब चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप m स्क्वायर, तो m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, क्या बन जाएगा m क्यूब प्लस m स्क्वायर। अब इसको माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा माइनस, ये कैंसिल आउट, -3m स्क्वायर में से m स्क्वायर जाएगा तो -4m स्क्वायर प्लस 4। हमें यहाँ पर -4m स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर क्या लाओगे -4m, क्यों -4m को m से मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म बन रही है। हमने कहा ठीक है, तो आपने जैसे -4m से मल्टीप्लाई किया ये बन रहा है -4m स्क्वायर -4m। इसको जब आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये आ गया प्लस, ये आ गया प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, अल्टीमेटली ये बन गया 4m प्लस 4। फिर उसके बाद में मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर आ गया 4m प्लस 4, ओवरऑल सब कैंसिल आउट हो गया और ये बन गया हमारे पास। तो हमने कहा कि सर ये जो क्यूबिक इक्वेशन आ रही है इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं m प्लस 1, और इसके साथ साथ हम इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर -4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो पार्ट है ये तो मिल गया हमको, एक क्या मिल गया सर, m इक्वल्स टू -1, तो इसमें तो बात ही खत्म। लेकिन ये जो पोर्शन है इसको सॉल्व करना पड़ेगा, m स्क्वायर -4m प्लस 4 बराबर 0। कैसे सॉल्व करें, मैंने कहा देखिए m स्क्वायर माइनस इसको लिखो 2m माइनस 2m प्लस 4 बराबर 0। m हमने यहां से कॉमन ले लिया तो ये बन गया m -2
-2 हमने यहां से कॉमन ले लिया तो ये बन गया m-2 बराबर 0। हमने कहा सर m-2 कॉमन आ गया, m-2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या आ रहा है सर, m इक्वल्स टू 2, तो सर ये जो CF आ रहा है, ये CF कैसे दिया जाएगा? मैंने कहा CF आपके लिए बड़ा आसान हो गया। आप लिखेंगे यहां पर F1 y प्लस m1x देते हो आप, तो ये बन जाएगा y माइनस एक्स प्लस F2, यहां पर क्या आएगा y प्लस 2x प्लस x F3 y प्लस 2x। ये हमारे पास में CF आना चाहिए। मैं इस वैल्यू को वेरीफाई कर लेता हूँ, वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोग बाद में देखेंगे और आप लोग तो मुझे पता है आंख बंद करके छापते हैं। तो ये हमारे पास में y माइनस एक्स वाई प्लस 2x, ओके परफेक्ट परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा ठीक है सर, ये जो आपने CF फाइंड किया है इसमें हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से PI सीखना चाह रहे थे। तो हमने कहा PI तो इस केस का बड़ा आसान है। अगर आप देखेंगे फॉर PI, तो PI के लिए आपको क्या लिखना है सर? PI के लिए सर मैं लिखूंगा 1 अपॉन जो भी D और D डैश का फंक्शन है सर, ये है D और D डैश का फंक्शन, तो ये बन गया हमारे पास में D क्यूब माइनस 3 D स्क्वायर D डैश प्लस 4 D डैश क्यूब, और यहां पर आएगा आपके साथ में e की पावर x प्लस 2y। हमारा स्टेप या प्रोसीजर क्या बोलता है कि सर ये होता है a और ये होता है b। तो मैंने कहा कि सर यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, y का कोफिशिएंट 2 है तो b बराबर कितना हो जाएगा 2। तो आपको d की जगह तो पुट करना है 1, तो हमने पुट कर दिया d की जगह 1, तो ये बन जाएगा बच्चे 1 का क्यूब माइनस 3 1 का स्क्वायर, और d डैश की जगह पुट करना है 2 प्लस 4, ये बन गया 2 का क्यूब e x प्लस 2y। आई थिंक यहां तक सबको बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो मैं बचा हुआ आंसर यहां लिख देता हूं ताकि अगली स्लाइड पे ना जाना पड़े, एक ही स्लाइड पर आप सारी बातों को सीख सको। हमने कहा सर यहां से कितना आ रहा है, ये देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 8 इट इज 32। आई थिंक यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 32। उससे पहले वाली टर्म अगर आप देखेंगे तो ये आ रहा -6 और ये आ रहा 1, तो मेरे ख्याल से यहां पर बन जाएगा x प्लस 2y। तो अल्टीमेटली जो PI आ रहा है वो कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 27 e टू द पावर x प्लस 2। ये PI आ गया, वो CF आ गया, तो सर फाइनल आंसर z इक्वल्स टू CF प्लस PI। सर ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है और मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो अगर मैं देखूं यहाँ पर CF और PI तो बिल्कुल परफेक्ट हम लोगों ने सॉल्व किया है, कोई ऐसा सच इसमें समस्या होनी नहीं चाहिए। मेरे को थोड़ा सा जल की जरूरत पड़ेगी तो मैं जल ग्रहण कर लेता हूँ, आप स्क्रीन पर देखते रहो आराम से। चलिए, आई थिंक इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। तो बढ़ते हैं यहां से थोड़ा सा आगे। जब यहां से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने PI का एक दूसरा केस आएगा। ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए आपके पास में fx, y कुछ इस तरीके का साइन ax प्लस by और cos ax प्लस by अगर दिया गया हो तो क्या करना है। तो देखिए यहां पर आपको 2-3 सब्सटीट्यूशंस देने हैं। सबसे पहले डी स्क्वायर को रिप्लेस करना माइनस ए स्क्वायर से, x का जो कोफिशिएंट है उसको ये बोला गया डी डैश के, इसका जो सब्सटीट्यूशन दिया जाएगा वो दिया जाएगा माइनस ए बी, और जो डी डैश स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सब्सटीट्यूशन आप देंगे वो देंगे, डी डैश स्क्वायर का जो सब्सटीट्यूशन देंगे वो क्या देंगे, माइनस बी स्क्वायर, और उसके बाद में ये बन गया आपका PI। बात इस तरीके के बजाय अगर जब इसको एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है। तो हमने कहा सर करते हैं एग्जाम्पल को सॉल्व। तो मैंने कहा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे फॉर PI, और PI से पहले भी एक स्टेप हम जानते हैं कंप्लीट लिखना पड़ता है। कन्वेंशनल सॉल्यूशन जब भी आप प्रोवाइड करेंगे आप लिखेंगे डेल बाय डेल एक्स इक्वल्स टू डी
एंड डेल वाई इक्वल्स टू यहां पर आएगा डी डैश। अगर मैं ये सब पुट कर देता हूं तो ये बन जाएगा मेरे पास में डी क्यूब माइनस 4, यहां पर आएगा डी स्क्वायर डी डैश प्लस 4, और ये बन गया हमारे पास फिर से डी डैश क्यूब। यहां पर आ जाएगा बच्चे आपके पास में एक z, और ये बन गया 2 साइन 3x प्लस 2y। होप यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद में यदि आप देखेंगे तो मैंने कहा सर अब पता करते हैं CF, तो आपने बोला फॉर CF यदि आपको फाइंड करना है तो ये बन गया आपके पास में डी क्यूब माइनस 4 डी स्क्वायर डी डैश प्लस 4 डी डैश क्यूब इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर आपको फिर से पुट करना पड़ेगा, पुट d इक्वल्स टू m एंड d डैश इक्वल्स टू 1। तो ये बन जाएगा आपके पास में m क्यूब माइनस 4 m स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। अगेन अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो फिर से हमें यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना, इसके रूट्स में डायरेक्टली लिख लूँ क्या, ज़्यादा समय खराब नहीं हो, या फिर पूरा सॉल्व करके बताऊं। यहां पर एक लिटिल बिट मिस्टेक भी हो गया क्या हमसे, देखो 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 देखो, इस जगह पर हुआ है। कैसे सर, मैं दिखाता हूं। यहां पर डेल एक्स डेल वाई है, तो एक 4 भी आएगा, एक d भी आएगा और एक d डैश स्क्वायर आएगा। हमने कहा फिर तो रूट्स फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 4 ये बन गया d, ये बन गया d डैश का स्क्वायर बराबर 0। तो ये बन जाएगा m क्यूब माइनस 4 m स्क्वायर, और ये बन जाएगा 4 m बराबर 0। ये चेक करना पड़ता है क्योंकि रिकॉर्डिंग्स में, लाइव क्लास में तो क्या बच्चा बोल देगा सर यहाँ सिली मिस्टेक हो रही है, इसको देख लीजिए एक बार। रिकॉर्डिंग्स में ऐसे मिस्टेक हो जाए तो बच्चा तो उसी को सही मान के पढ़ने लग जाएगा। तो हमने कहा सर यहाँ से देखिए एक तो m बराबर 0 आ गया, हमने कहा ठीक है सर। दूसरा अगर हम देखें तो इस बचे हुए पार्ट को सॉल्व कर लीजिए, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 बराबर 0। तो हमने यहाँ पर देखा m स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 2m माइनस 2m प्लस 4 बराबर 0। देखिए m हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा m माइनस 2, माइनस 2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये भी बन जाएगा m माइनस 2 बराबर 0। तो अल्टीमेटली m माइनस 2 कॉमन आ रहा है बच्चे, m माइनस 2 यहाँ पर बच रहा है इक्वल्स टू 0। तो हमने कहा कि सर 3 रूट हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला आ रहा है 0, दूसरा आ रहा है 2 और तीसरा भी आ रहा है 2। हमने कहा सर इस बेसिस पर अगर मैं CF लिखने जाऊं तो CF कैसे लिखूंगा, तो CF लिखा जाएगा F1 y प्लस 0x प्लस F2 y प्लस 2x प्लस x F3 y प्लस 2x। तो ये हमारे पास में आ गया CF। इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमने कहा यदि हमें PI फाइंड करना हो तो आप कहेंगे सर फॉर PI। तो PI के लिए इसने हमें साफ साफ बताया कि आप लिखेंगे यहाँ पर 1 अपॉन f ऑफ d एंड d डैश का फंक्शन। तो मैंने कहा सर ये तो आ रहा है d क्यूब माइनस 4 d स्क्वायर d डैश प्लस 4 d डैश का स्क्वायर, और इसके साथ साथ हमें यहां पर एक टर्म दिखाई दे रही है विच इज 2 साइन 3x प्लस 2y। अब आपको कुछ सब्सटीट्यूशंस मेरे ख्याल से बताए गए थे, अगर वो सब्सटीट्यूशंस मैं स्लाइड बार बार नहीं बदलूंगा, यहां से देख के लिख देता हूं वो सब्सटीट्यूशंस हमारे सामने क्या क्या थे। सब्सटीट्यूशंस हमारे सामने शायद ऐसे थे, डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस ए स्क्वायर से, डी डैश को रिप्लेस करेंगे माइनस ए बी से, और डी डैश स्क्वायर को आप रिप्लेस करोगे माइनस बी स्क्वायर से। अगर फिर भी कोई बच्चा ऐसा है जो भूल गया, बोला सर ये कब आया था, देख लो भाई एक बार ये, ठीक है देख लिया सर हमने। तो मैंने कहा कि इसके अंदर ऐसी कोई टर्म है, बिल्कुल है सर। इसमें से देखो डी बाहर आ रहा है तो हमने कहा डी को बाहर ले लीजिए, फिर आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, डी स्क्वायर माइनस 4 डी डैश प्लस 4 डी डैश का स्क्वायर। यहां पर आ गया आपके पास में एक 2 साइन 3x प्लस 2y। होप किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप यहां पर पुट करना चाहें तो देखिए डी स्क्वायर रिप्लेस होगा माइनस 3 स्क्वायर से, यानी कि माइनस 9 से, और इसी तरीके से जो डी डैश है वो रिप्लेस होगा आपका माइनस ए बी से, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2।
इसी तरीके से डी डैश स्क्वायर रिप्लेस होगा आपका माइनस बी स्क्वायर से, यानी कि माइनस टू स्क्वायर से। क्लियर है? सो आई थिंक यहां तक का पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा, और यहां तक का पॉइंट अगर क्लियर हो गया तो अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर पी आई फाइंड करेंगे। तो पी आई फाइंड करने के लिए आप क्या लिखेंगे सर, 1 डिवाइडेड बाय, देखिए जो डी है उसको आप एज इट इज छोड़ दीजिए, रिप्लेसमेंट्स दीजिए। यहां पर डी स्क्वायर की जगह आएगा -9, ये आ गया -9, -4 डी डी डैश, इसकी जगह क्या आ रहा है, देखिए इसको सॉल्व करने से -6 आ रहा है, तो हमने कहा सर ये बन जाएगा -4 तो ऑलरेडी है, यहां पर आ गया -6, बेस्ट। हमने कहा ठीक है सर। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे डी डैश स्क्वायर, तो ये बन रहा है हमारे पास में -4, है ना, तो 1 + 4 तो यहाँ ऑलरेडी दिख रहा है मुझे, और यहां पर आ गया आपके पास में -4, और एक टर्म यहां पर क्या दिख रही है सर, जो टर्म थी वो तो लिखी दो सर, 2 sin 3x + 2y, ठीक है। इसको जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है सर, ये आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय, देखिए ये तो आ गया d, यहां से आ रहा है -9 + 24, और ये कितना आ रहा है -16, 2 sin 3x + 2y। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। इस पार्ट को अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है सर, ये तो 1 आ रहा है, तो फाइनली ये क्या बन गया, 1/d 2 sin 3x + 2y। देखिए d डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, 1/d इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 तो एज इट इज आ गया, साइन का जो इंटीग्रेशन आता है बच्चे वो आपके पास में आएगा -cos 3x + 2y, और ये जो अंदर 3x + 2y है उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 3। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ से जो पी आई आ रहा है वो आ रहा -2/3 cos 3x + 2y। पी आई यहाँ पर आ चुका है, सी एफ हम पहले लिख चुके हैं, दोनों को ऐड करके लिख दोगे तो वही आपका फाइनल आंसर होगा। देख लीजिए आराम से कंप्लीट स्क्रीन को, कोई भी दिक्कत आती है तो आप बता सकते हैं, मैं भी इस आंसर को एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ कि एज सच कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे। क्लियर है? एक माइनस साइन का डिफरेंस आ रहा है क्या कहीं पर? अच्छा ये माइनस रह गया, ये लो, ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अब ठीक है, अब कोई डिफरेंस नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो जो सी एफ है चेक कर लें एक बार, सी एफ इज f1y + f2y + 2x, ठीक है, x f3y + 2x, ठीक है सर। पी आई 2/3 cos 3x + 2y, तो परफेक्ट है, आप आराम से इसको नोट भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई, तो आप आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से। देखिए एक और छोटा सा एग्जाम्पल हमारे स्क्रीन पर है, आप चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं 1 सेकंड स्क्रीन से साइड होऊंगा, आप उस समय उसको पोज करके ट्राई कर लेना, और मैं 1 सेकंड में आ जाऊंगा, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपने आंसर को मैच करना है। ये मैं साइड हो गया, स्क्रीन को पोज कर आप क्या कर सकते हैं, इसको कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो आप लोगों ने ट्राई किया होगा, तो फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। मैंने कहा कि सर देखिए सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर सी एफ फाइंड करना है, तो सी एफ फाइंड करने का तरीका क्या है, यहाँ पर सर आपको सब्सटीट्यूट करना होगा डेल बाय डेल एक्स इक्वल्स टू कैपिटल डी, एंड यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट करेंगे डेल बाय डेल वाई इक्वल्स टू डी डैश। हमने कहा ठीक है सर, इनको जब आप पुट करेंगे बच्चे तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा सर, यहाँ बचेगा डी डैश एंड डी, एक z आ जाएगा यहाँ पर, और ये बन गया आपके पास में sin x cos 2y। इसके ऊपर चर्चा बाद में करेंगे सर, सबसे पहले पॉइंट आता है सर सी एफ कैसे फाइंड करेंगे। मैंने कहा फॉर सी एफ, यदि आपको सी एफ फाइंड करना है तो आप यहाँ पर पुट कीजिए d = m,
और आप पुट करेंगे डी डैश इक्वल्स टू 1। जैसे आप ये पुट करेंगे मेरे ख्याल से ये ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आपके सामने आ रही है डी स्क्वायर डी डैश डी बराबर 0, ये बन जाएगी एम स्क्वायर माइनस एम बराबर 0। हमने यहाँ से m ले लिया बाहर तो ये बन गया m माइनस 1 बराबर 0। तो अल्टीमेटली m की दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है 0 और एक आ रही है 1। किसी भी बच्चे को इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर m बराबर 0 एंड 1 आपके सामने आ चुका है, अगर m बराबर 0 एंड 1 आपके सामने आ चुका है तो अब क्या करेंगे? मैंने कहा अब आसान है बिल्कुल, आपको लिखना है CF। यदि आप CF यहाँ पर लिखने जाएंगे तो ये क्या बनेगा सर? CF बनेगा आपके पास में F1 y प्लस 0x, तो ये तो बन जाएगा आपके पास में ओनली y, प्लस ये बन जाएगा F2 y प्लस 1x, ये बन गया CF। अब बात आती है फॉर PI। फॉर PI के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आप लिखेंगे PI इक्वल्स टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डैश डी। यहां पर ये जो पार्ट आ रहा है इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 साइन A प्लस B, तो ये बन रहा है आपके पास में x प्लस 2y। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, साइन A प्लस B और साइन A माइनस B का। सर क्या होता है? मैंने कहा सर साइन A प्लस B होता है हमारे पास में साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। बिल्कुल पढ़ा है सर। ये होता है साइन A माइनस B इक्वल्स टू साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। अब आप देखिए यहां पर साइन A कॉस B, साइन A कॉस B, साइन A कॉस B, तो इन दोनों को अगर ऐड कर दूंगा तो यहां पर आ जाएगा आपके पास में साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B, और इधर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन A कॉस B। हाँ मैंने कहा 2 को इधर शिफ्ट कर दो तो ये बन जाएगा, तो ये बन गया आपके पास में कुछ ऐसा, और यहां पर बन जाएगा साइन A माइनस B। ठीक है, अब ये बेसिक है, मैंने फिर भी बता दिया है। अब मैंने कहा सर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। कैसे? एक में लिखेंगे आप डी स्क्वायर माइनस डी डैश डी, यहां पर आ जाएगा 1/2, यह आ गया साइन x प्लस 2y। दूसरे में यहां पर आएगा आपके पास में 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डैश डी, यहां पर आएगा 1/2 साइन x माइनस 2y। मैंने कहा सर देखिए 1/2 तो आ जाएगा बाहर, और एज सच हम जानते हैं डी स्क्वायर में a कौन है यहाँ पर? x का कोफिशिएंट है 1, तो ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर। यहाँ पर आप देखेंगे y का कोफिशिएंट है 2, x का कोफिशिएंट है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना बन जाएगा? 2, तो यहाँ पर आएगा -2, और ये बन गया आपके पास में साइन x प्लस 2y। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 1/2, डी स्क्वायर की बात करेंगे तो -1 का स्क्वायर माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑलरेडी -2 आ रहा है विद नेगेटिव साइन, तो वो बन जाएगा +2, और यहां पर आ जाएगा आपके पास में साइन x माइनस 2y। अल्टीमेटली बच्चे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये आ रहा +2, यहां से आ रहा -1, तो क्या बचा? ओनली 1, है ना? तो ये बन रहा है 1/2 साइन x प्लस 2y। बेस्ट है? बिल्कुल सर बेस्ट है। यहां पर देखिए -2 -1, ये बन रहा है शायद -3। हाँ सर -3 बन रहा है, तो मल्टीप्लाई करके शायद -1/6 बन रहा है, और कैलकुलेशन आप लोग वैसे भी चेक कर ही रहे होंगे x माइनस 2y। तो मुझे लगा कि सर PI जो है वो हमारे सामने आ चुका है। आप देखिए CF जो है वो आप पहले लिख चुके हैं, PI आपके सामने आ चुका है, तो सर फाइनल सॉल्यूशन अगर Z बराबर लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? मैंने कहा CF प्लस PI। बेटा एक बात ध्यान रखना, इतना नहीं लिखना है, इस CF को उठा के यहाँ लिखना भी है। मैं लिख दूं क्या एक बार, कहीं आप एग्जाम में इतना ही छोड़ा हो? इसको आपको लिखना पड़ेगा F1 y प्लस F2 y प्लस x प्लस 1/2 साइन x प्लस 2y प्लस नहीं माइनस 1/6 साइन x माइनस 2y। ये इस तरीके से पूरा सॉल्यूशन लिखना होता है। हम एक बार रिजल्ट को वेरीफाई कर लेते हैं। F1y F2 x प्लस वाई हाफ साइन x प्लस 2y माइनस 1/6, बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट है। एज सच इसके अंदर आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। रिजल्ट देखिए वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है,
इसका मेन कारण ये है कि अगर किसी भी तरह की कोई सिली मिस्टेक हमारे सामने आ जाती है तो आप लोग उसको एज इट इज छाप लेंगे और वो कहीं ना कहीं हो सकता है एग्जाम में आपसे गलती करवा बैठे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी की साइड। मैंने कहा कि यदि पीआई आपको फाइंड करना हो और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास में जो एफ एक्स कॉमा वाई है वो कुछ इस फॉर्मेट में दिया गया, एक्स एम वाई एन, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि ये जो पार्ट है ना, इसको इस फॉर्मेट में लेके जाना होता है और फिर उसको एक्सपेंड कर देना होता है। उसके बाद में ये टर्म ऑटोमेटिकली इससे जब मल्टीप्लाई होती है तो डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन का ऑपरेशन लगेगा, इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन का ऑपरेशन लगेगा और वो पीआई जो है ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। बात को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल हमेशा सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। तो हमने कहा कि सर देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको डेल बाय डेल एक्स को क्या पुट करना है, डी पुट करना है। इसके साथ साथ डेल बाय डेल वाई को क्या पुट करना है, मैंने कहा इसको पुट करेंगे हम डी डैश। जैसे आप ये पुट करेंगे ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा हमारे पास में डी स्क्वायर प्लस 3 डी डी डैश प्लस 2 डी डैश, और यहां पर आ गया आपके पास में एक z और ये बन गया आपके पास में x प्लस वाई। एज सच मेरे ख्याल से इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप बात करेंगे फॉर सी एफ। सर यदि सी एफ हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे, मैंने कहा सी एफ फाइंड करने के लिए डी स्क्वायर प्लस 3 डी डी डैश प्लस 2 डी डैश इक्वल्स टू 0 करो और इसके अंदर पुट कर दीजिए डी इक्वल्स टू एम एंड डी डैश इक्वल्स टू 1। जैसे मैं ये पुट करूंगा ये बन जाएगा बच्चा आपके पास में एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 बराबर 0। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2 बराबर 0। हमने कहा कि सर m हमने कॉमन ले लिया तो ये बन गया m प्लस 2 प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया तो ये बन गया m प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए यहां से आ गया m प्लस 2 को हमने बाहर ले लिया, अंदर बच गया m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अल्टीमेटली m की यहां पर दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है -1 और दूसरी वैल्यू आ रही है -2। मेरे ख्याल से कोई समस्या इसमें होनी नहीं चाहिए। अब जब आप यहां पर सी एफ फाइंड करने सी एफ लिखने जाएंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास में f1 y प्लस, तो ये एक -1 है तो यहां पे आ जाएगा y माइनस एक्स प्लस f2 y माइनस 2x। ये बन गया आपके पास में सी एफ। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको पी आई फाइंड करना हो तो फॉर पी आई, हमने कहा सर ये पी आई कैसे फाइंड करेंगे। देखिए पी आई यदि आप फाइंड कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस है, आप लिखेंगे यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय, ये आ रहा है आपके पास में डी स्क्वायर प्लस 3 डी डी डैश प्लस 2 डी डैश और यहाँ पर आ रहा है आपके पास में x प्लस वाई। एक बार हम सी एफ की वैल्यू को वेरीफाई कर लेते हैं कि जो सी एफ हमने लिखा है वो बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं है। मेरे ख्याल से जो सी एफ है वो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। y माइनस एक्स वाई माइनस 2x, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या करें, मैंने कहा पी आई की बात करेंगे तो हाँ, इसको हमें अकॉर्डिंग टू प्रोसेस इस फॉर्मेट में ले जाना है। तो देखिए इस फॉर्मेट में ले जाने के लिए थोड़ा सा इसको अच्छे फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। आप क्या कीजिए, यहाँ से डी स्क्वायर को बाहर ले लीजिए। जब डी स्क्वायर को आप बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा सर, अंदर बचेगा आपके पास में 1 प्लस 3 डी डैश बाई डी प्लस 2 डी डैश बाय डी स्क्वायर। यहाँ पर भी ये स्क्वायर था तो ये यहाँ स्क्वायर, ये यहाँ स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया एक x प्लस वाई। हमने कहा कि सर अब देखिए ये बन जाएगा आपके पास में 1 डी स्क्वायर और ऊपर आ गया 1 प्लस 3 डी डैश डी प्लस 2 डी डैश का स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया x प्लस वाई। देखिए बच्चे अब यहाँ पर आपको 1 प्लस एक्स होल पावर -1 के एक्सपांशन की मदद लेनी है, और जब उसके एक्सपांशन की हमने सारी टर्म्स देखी तो हमें सिर्फ पहली 2 टर्म्स में इंटरेस्ट आया, बाकी की टर्म्स में कोई इंटरेस्ट नहीं आया। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला डी डैश डी। बाकी में इंटरेस्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि वहां पर डी डैश स्क्वायर आ रहा है, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन। तो x और y में से किसी का भी 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो टर्म ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, तो उनको कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। और ये बन गया आपके पास में x प्लस वाई।
हमने कहा कि सर अब क्या किया जाए, तो 1/d², जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ जाएगा -3 डी डैश। इसका मतलब होता है y के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन कर दो तो ये बन जाएगा आपके पास में 0 + 1। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन जाएगा 1d² और अंदर आ रहा है आपके पास में x + y -3। इसका मतलब है 1 का इंटीग्रेशन कर दो x के रेस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा आपके पास में एक x, और फाइनली यदि आप देखेंगे तो ये बन जाएगा d² y -2x। अब आप इसको फिर से इंटीग्रेट कर सकते हो। जब आप एक बार इंटीग्रेट करेंगे इसे तो ये बनेगा आपके पास में yx -2x² 2, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप एक बार और इंटीग्रेट कर देंगे तो ये बन जाएगा y x² 2 -x³ / 3। तो ये आ गया आपके पास में pi। तो आप अच्छे से देख लीजिए कि जो pi हमने फाइंड किया और जो cf हमने फाइंड किया उसमें एज सच किसी तरह का कोई इश्यू आपको नहीं आना चाहिए। जो हमारे पास में रिजल्ट्स आ रहे हैं वो परफेक्टली मैच कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन रिजल्ट्स को आप अच्छे से समझ सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो गेम है ना बेटा पीडीई का, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो गेम है ना, इवन डिफरेंशियल इक्वेशन का भी जो गेम है ना, वो मैं शुरू से आपको एक चीज बताता आ रहा हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे ज्यादा मेहनत नहीं करवाती है। वो सिर्फ ये बोलती है कि आप टाइप को पहचानिए, जब आपने टाइप को पहचान लिया है तो उस पर सुटेबल ऑपरेशन लगाइए। सुटेबल ऑपरेशन जैसे आप लगाएंगे आपका क्वेश्चन 100% सॉल्व होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन अगर सुटेबल ऑपरेशन आप नहीं लगाएंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत है। चलिए एक टाइप और बची है। क्या है सर ये टाइप? ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि ये जो फंक्शन है ये इनमें से कुछ भी मैच नहीं करता, इनमें से कुछ भी मैच नहीं करता, कोई और ही फंक्शन आ गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है? ऐसी कंडीशन में देखिए ये जो पोर्शन है इसके आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स पता करने होते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस पता करने होते हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन जो आपके पास में आया, लेट्स से सपोज ऐसा एक पार्शियल फ्रैक्शन आया, तो इसकी जगह आप इस्तेमाल करेंगे एक इंटीग्रेशन का साइन, और जहां पर x होगा तो वहां x ही रखेंगे, और जहां y होगा ना वहां पर पुट कर देंगे c - mx। हमने कहा m कहां से उठाया जाएगा? m उठाया जाएगा इस जगह से। तो थोड़ा सा नया ऑपरेशन है आपके लिए, तो हमने कहा कि ठीक है सर फॉलो करते हैं सेम ऑपरेशन को, मजा आएगा कुछ नया सीखने में, तो ऑफकोर्स आपको मजा आएगा ही। हमने कहा कि सर ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा तो वो एक नया फंक्शन है जो हमको समझ नहीं आ रहा, तो हमने कहा एक काम करते हैं हम पहले पता कर लेते हैं। पहले तो बेसिक सब्सटीट्यूशंस, डेल बाय डेल एक्स इक्वल्स टू कैपिटल डी एंड डेल बाय डेल वाई इक्वल्स टू डी डैश। पहले तो ये काम किया हमने, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये पहले से पुट किया हुआ भी है, मतलब ये भी करने की जरूरत नहीं है। देखो पहले से ये भी पुट किया हुआ है। हमने कहा आप तो डायरेक्ट CF पता करो, तो फॉर CF अगर सर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने जाएं तो क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है, D = m पुट कर दो और D डैश = 1 पुट कर दो। तो ये हमने बोल दिया m² - m - 2 = 0। हमने कहा कि सर ये m² आ रहा है, ये -2m आ रहा है, ये +m आ रहा है, -2 = 0 आ रहा है। हमने m यहां से कॉमन ले लिया तो बन गया m - 2, माइनस यहां से +1 कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा m - 2 = 0। इसमें से आप देखेंगे m - 2 बाहर आ रहा है, अंदर बच रहा है m + 1 और ये आ गया 0। तो m की दो वैल्यूज हमारे सामने आ रही है, -1 एंड +2। हमने कहा -1 एंड +2 के बाद में यहां पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं CF। अब जब आप ये CF लिखने जाएंगे तो ये CF कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा F1 y - x प्लस F2 y + 2x। मेरे ख्याल से इतनी बात आप सब लोगों को पता होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब अगर हम बात करें फॉर PI, अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करूंगा तो कैसे लिखा जाएगा? सर ये लिखा जाएगा 1/d² - d डैश -2d डैश स्क्वायर। मैंने कहा सर इसके पार्शियल फ्रैक्शन अगर मैं करने जा रहा हूं, ये बन जाएगा y माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं क्या, ex - ex। देख लेंगे बाद में क्या जरूरत पड़ती है, कैसे करने की जरूरत पड़ती है ना, अभी तो कर देते हैं। मैंने कहा सर इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर दो आप। तो
अब जब इसके पार्शियल फ्रैक्शन आप करोगे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डी स्क्वायर माइनस 2d डी डैश प्लस डी डी डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर। लेट्स सी, देखते हैं सर। यहाँ से डी स्क्वायर तो नहीं, डी कॉमन आ रहा है। हमने कहा डी कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बच रहा है, डी माइनस 2d डैश। अच्छा, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी सर डी डैश कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बच रहा है, डी माइनस 2d डैश। बात बन गई सर। अगर नहीं बनती तो, अरे मैंने कहा बनानी पड़ेगी, पार्शियल फ्रैक्शन करने तो जानते हो ना आप, माइनस ये मतलब कुछ इसको इस फॉर्मेट में रखो कि मल्टीप्लाई करने से यही वापस आ जाए, बस इतनी सी बात है। तो ये बन जाएगा आपके पास में डी प्लस डी डैश, और यहाँ पर क्या बन रहा है, डी माइनस 2d डैश, और ये क्या आ गया, क्या करें, ऐसा ही रखें, उल्टा ऐसा ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, y माइनस 1 ऐसा ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अब देखो उसने बोला c माइनस एम एक्स, क्या बोला उसने, c माइनस एम एक्स लिखो, और एम एक्स देखिए यहाँ माइनस साइन है, जो बच गया वो m है। तो हमने कहा सर यहाँ माइनस साइन है, क्या माइनस साइन है, जो बच गया वो m है यानी कि 2। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर y इक्वल्स टू c माइनस एम एक्स, ये पुट कर दोगे। हमने कहा कर दिया सर पुट, 1 अपॉन डी प्लस डी डैश, है ना, और यहां पर आ गया एक इंटीग्रेशन, और y की जगह कौन आ गया, c माइनस 2x माइनस 1 ई एक्स डी एक्स। मैंने कहा u डॉट वी वाला फॉर्मूला लगा दो, तो जब आप यहां पर लगाएंगे तो ये बन जाएगा d प्लस डी डैश। तो पहली टर्म को तो एज इट इज रखो, हमने रख दिया c माइनस 2x, क्या लगा रहे हो सर, आईलेट लगा रहा हूँ, ex का इंटीग्रेशन ex ही आएगा, फिर आएगा यहाँ एक नेगेटिव साइन, फिर उसके बाद ये अंदर जो हिस्सा बचा ना, अंदर हिस्सा, उसका डिफरेंशिएशन होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन इसका 0, इसका आएगा -2, तो यहाँ पर आ गया एक -2, फिर ये ex आ गया एज इट इज dx। आईलेट लगाया भाई, आईलेट u डॉट वी, जिसको नहीं आता है वो आईलेट लगा लेना पूरा, ये बन जाएगा d प्लस डी डैश। हमने कहा सर इसको और सिंप्लीफाई करो, तो जब और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, c माइनस 2x माइनस 1 ex माइनस माइनस प्लस 2 ex का इंटीग्रेशन ex, ये आ गया dx। हमने कहा अबिच क्या करने का है, मैंने कहा अबिच पूरा सॉल्व करने का है वापस, तो पूरा सॉल्व करो वापस, 1 अपॉन डी प्लस डी डैश, और यहां से क्या आएगा, c माइनस 2x को वापस y पुट कर दो, y माइनस 1, ये आ गया ex, और यहां पर क्या आ रहा है 2ex। क्लियर है, चेक कर लें एक बार, यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो मेरे ख्याल से बिल्कुल परफेक्ट होगा। आप लोग तो बता नहीं सकते, आप लोग तो आप बैठे बैठे सिर्फ देख रहे हो। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, यहाँ तक तो एकदम बढ़िया लग रहा है। ये अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ तक कोई सिली मिस्टेक या किसी तरह का कोई भी एरर नहीं है, तो d प्लस डी डैश ये बन जाएगा, इसको ले चलते अंदर, तो y ex माइनस ex प्लस 2ex, ये बन गया हमारे पास में 1 अपॉन डी प्लस डी डैश, और यहां बन रहा है y ex प्लस ex। ठीक है सर, मैंने कहा अब सेम प्रोसेस, अब सेम प्रोसेस, थोड़ा सा लेंथी है यार, इसको एक बार अगली स्लाइड पे लिख लेता हूं, 1 अपॉन डी प्लस डी डैश y ex प्लस ex। हमने कहा ठीक है सर, अब क्या करना है, मैंने कहा फिर से इंटीग्रेशन लगा दो, लगा दिया, ब्रैकेट y की जगह कौन आएगा सर, y की जगह आएगा c। अब देखो यहां पर इसको कैसे लिखेंगे, d माइनस माइनस डी डैश, तो मैंने कहा फिर यहां पर m कौन हुआ, -1, तो c माइनस एम एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस एक्स। आई होप आप समझ गए हो बात को, इंटीग्रेट कर दो। अब देखिए इसमें वापस वही लगाना पड़ेगा u डॉट वी, तो सबसे पहले इसको तो ऐसा का ऐसा, ex का इंटीग्रेशन ex माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1, ex का इंटीग्रेशन ex, ये बन गया dx, एक अकेला ex और है, उसका इंटीग्रेशन ex ही आना है, ये बन गया c प्लस एक्स, ex माइनस ex का इंटीग्रेशन ex, और ये आ गया एक और ex कटता हुआ दिख रहा है मुझे, तो c प्लस एक्स को y लिख दो क्या, मैंने कहा बिल्कुल लिख दो। तो सर अल्टीमेटली आखिरी में बड़ा छोटा सा रिजल्ट बचा है, ये आ रहा है हमारे पास में pi।
तो हमने कहा सी एफ कहाँ गया, मैंने कहा सी एफ तो बहुत पहले फाइंड कर दिया था ना, अगर सी एफ फाइंड कर लिया तो z इक्वल्स टू क्या आएगा, सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई। सी एफ कहाँ गया सर, ये गया सी एफ, और पी आई कहाँ सर, ये रहा पी आई। तो अगर हम देखें पी आई, तो बिल्कुल पी आई जो है हमारे पास में, चेक कर लें एक बार रिजल्ट, बिल्कुल यही पी आई आ रहा है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए, ये आपके पास में लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप देखेंगे ना, तो वो जितने भी टाइप हो सकते हैं वो सारे मैंने करवा दिए। अभी नॉन होमोजीनियस और है, इतने सारे टाइप कैसे याद रखेंगे। देखिए हम ऐसा नहीं करते कि भाई एग्जाम में 2 टाइप आ रहे हैं तो 2 टाइप के क्वेश्चन करा के छोड़ सकते हैं, नहीं, जो सिलेबस में दिया गया है हमें सबको कवर करना है, हम हमारी तरफ से सब कुछ बताएंगे यहाँ पर, ताकि आपको बिल्कुल भी एंड सेमेस्टर एग्जाम के अंदर डर ना लगे कि सर ये कैसे होगा या फिर ये हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए एक एक चीज़ मैं कवर करवा रहा हूँ यहाँ पर। तो उम्मीद कर रहा हूँ आज जो भी मैंने बताया होगा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके लिए आप थोड़ा सा खुद से होमवर्क कीजिए, जैसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, आइलेट सर बार बार यूज कर रहे हैं, तो ये आइलेट क्या है, आइलेट आपको पता होगा शायद, जिसने मेरी पहले की क्लासेस की होगी उनमें कभी ना कभी मैंने बताया था, मतलब सेमेस्टर की नहीं, किसी और चीज़ की, लीट वगैरह की क्लासेस आप देखते ही है। तो इसमें आइलेट में ये बताया जाता है कि जो u एंड v है उसमें से u किसको मानना होता है, v किसको मानना होता है, और उसके बाद में उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। तो आइलेट आप ज़रूर देख ले, जिससे आपको पता चल जाए कि अच्छा इस तरह इस चीज़ का सर ने इस्तेमाल किया है, ताकि आपके जो फंडामेंटल्स होते हैं ना वो शुरू से ही स्ट्रॉन्ग रहे, घबराने की आपको ज़रूरत ना पड़े। चलो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने ये जो भी क्वेश्चन जो भी टाइप बताए होंगे बहुत ही धैर्य के साथ सुने होंगे, समझे होंगे। आगे मिलेंगे नॉन होमोजीनियस पार्ट के साथ में, और उम्मीद कर रहा हूँ कि वो भी आप इतने अच्छे से समझेंगे। थैंक यू सो मच।